एपिसोड 51। लैला का प्यार। लैला राहुल के साथ पार्टी से निकल आई थी। उसे पता था कि जिसने उसे वहां से इस तरह राहुल के साथ आते हुए देखा होगा, सबके मन में ढेरों सवाल उठ रहे होंगे। लेकिन अब उसे इन सवालों की कोई परवाह नहीं थी। वो लोग कुछ ही दूर चले थे कि तभी राहुल ने कहा, तो फाइनली तुम मेरे साथ हो अब। लैला ने एक फीकी सी मुस्कुराहट लिए कहा, हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे अम्मा के यहाँ जाना होगा। आप मुझे ले चलेंगे ना? ड्राइव करते हुए राहुल ने उस पर एक उचटती हुई सी नजर डाली और बोला, अम्मा के यहाँ क्यों? क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया? मैं मानती हूँ आपका ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन मैंने आपको पार्टी में बुलाकर मुझे रिसीव करने के लिए खुद से कहा था, तो फिर शक की कोई वजह बचती है क्या? आप बेफिक्र रहिए राहुल, मैं आपके साथ चल रही हूँ। राहुल ने एक शातिर मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरते हुए कहा, सो तो है, देर आए पर दुरुस्त आए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, लैला कुछ चौंक सी गई। राहुल की आवाज में हल्की सी लड़खड़ाहट थी, और फिर जिस तरह से वो ड्राइव कर रहा था, उससे ये भी एहसास हो रहा था कि उसने कुछ पी रखी है। लेकिन उसके जवाब में लैला ने बस कहा और सीट की बैक से अपना सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। राहुल के ड्रिंक किए हुए होने के एहसास से ही वो सोच में पड़ गई थी। पिछले एक हफ्ते में वो खुद से लड़ते झगड़ते जो फैसला लेने पर मजबूर हो गई थी, वो सही था या गलत? मगर अब वो इस बारे में और सोचना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि जिंदगी में रिस्क लिए बिना आगे बढ़ने में बड़ी मुश्किलें हैं। सुजॉय जैसे ही घर पहुंचा तो पाहूजा साहब उसे वहीं हॉल में ही मिल गए। उन्होंने कहा, ओह सुजॉय, आ गए बेटा, पार्टी कैसी रही? लाली तो बेहद खुश होगी। उनका इतना कहना था कि सुजॉय ने गुस्से में अपना कोट वहीं सोफे पर फेंकते हुए कहा, पार्टी बहुत अच्छी रही डैड, और वो लैला, उसकी खुशी का तो पूछिए मत। चाहे कुछ भी हो, वो लड़की हर जगह अपनी औकात दिखा ही देती है। सुजॉय को इस तरह गुस्से में देखकर पाहूजा साहब कुछ चौंक से गए। उन्होंने अपना चश्मा उतारकर टेबल पर रखा और बोले, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सुजॉय ने बिफरते हुए जवाब दिया, क्यों ना गुस्सा करूं डैड? उस तमाशेबाज लड़की के मन में क्या चलता रहता है, आप या मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गिरगिट है वो, गिरगिट। ठीक है, मगर उसे बुरा भला कहने से पहले ये तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है जो तुम इतने गुस्से में हो? पाहूजा साहब ने कुछ झुंझुलाते हुए कहा तो सुजॉय ने बताया, हुआ क्या है ये पूछिए डैड कि क्या नहीं हुआ। शाह साहब ने लैला से वापस उस फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए कहा, जिसे उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो अब अपने फैसले खुद लेगी। शाह साहब के कहने पर मैंने उसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा, तो पता है उसने क्या किया? क्या किया? पाहूजा साहब ने क्यूरियस होते हुए पूछा। उसने मुझे भी मना किया और फिर राहुल के साथ चली गई। कैन यू बिलीव दिस? उस राहुल के साथ जिसने उसके लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, उसके साथ जोर जबरदस्ती भी की। लैला पहले दिन से उसे पहचानती थी ना, फिर भी उसके साथ चली गई। पूरी बात सुनकर पाहूजा साहब ने कहा, उसकी मेंटल कंडीशन समझने की कोशिश करो बेटा। फिलहाल उसके आसपास के सारे लोग ही उसे धोखेबाज नजर आ रहे होंगे। ऐसे में अगर वो हम पर यकीन नहीं करती तो ये जस्टिफाइड है। आई कांट बिलीव इट डैड। आप अब भी उस लड़की का फेवर कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उसने कितना बड़ा कांड किया है। ठीक है, चलिए एक बार को मान भी लिया जाए कि हाल में उसके साथ जो भी कुछ हुआ है, उसके बाद वो हमारे ऊपर यकीन नहीं कर सकती। लेकिन हम पर यकीन ना करने वाली लड़की राहुल मेहता जैसे लड़के की कार में बैठकर चली जाए, इसको क्या कहेंगे आप? तुम्हें किसी भी बारे में कोई राय बनाने की इतनी हड़बड़ी क्यों हो जाती है सुजॉय? वो हमारे इशारे पर नाचने वाली कठपुतली नहीं है, जीती जागती एक लड़की है बेटा। उसे हक है कि वो अपने फैसले ले सके। पाहूजा साहब ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सुजॉय उनकी ये बात सुनकर कुछ और ही भड़क गया। उसने झुंझुलाते हुए कहा, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उसे मासूम समझते हैं ना डैड?
तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी 30s 40s की सोच से बाहर निकलिए। अब लड़कियां उतनी भोली और मासूम नहीं रही जितना आपके दौर में हुआ करती थी। और ये लैला, इसके बारे में मैं आपको पहले दिन से आगाह कर रहा हूं। इसकी शक्ल पर मत जाइए। भोली भाली मासूम सूरत के पीछे इसने अपने इतने रंग छुपा रखे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये सब कहते हुए सुजॉय के मन में लैला से जुड़ी वो सारी बातें याद आने लगी जो उसकी नजर में बहुत पहले एक कैरेक्टरलेस लड़की साबित हो चुकी थी। उसके तर्क सुनकर पाहूजा साहब खामोश हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि सुजॉय के मन में अगर एक बार कोई बात बैठ जाए तो उसका बदलना नामुमकिन है। सुजॉय ने थक कर वहीं सोफे पर बैठते हुए कहा, वो लैला इस तरह से पार्टी छोड़कर उस राहुल के साथ गई ना डैड, कि अगर आप भी वहां होते तो आपको भी एक पल को बुरा जरूर लगता। अभी सुजॉय ये सब कह ही रहा था कि तभी लतिका जी ने हॉल में दाखिल होते हुए कहा, नहीं मतलब आखिर तुम्हें लैला का पार्टी छोड़कर जाना बुरा लगा या उसका राहुल के साथ जाना बुरा लग रहा है? फाड़ में जाए वो लड़की, उससे तुम्हें क्या सुजॉय? आखिर क्यों तुम उसके बारे में इतना सोचने लगे हो, इस कदर उसके लिए परेशान रहते हो? यहां तक कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में उसे लेकर फीलिंग्स पनपने लगी हैं। इतना सुनना था कि सुजॉय भौचक्का रह गया। मां, आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? मैं और उस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स रखूंगा? ये कभी नहीं हो सकता मां, कभी नहीं। मेरे मन में अगर उस लैला के लिए कोई फीलिंग्स हैं भी ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ नफरत है। इतनी नफरत कि मेरा पहला दिन से ही दिल चाहता है कि उसे अपने आसपास से दूर कर दूं। और आपको लगता है कि मैं उसके लिए कोई सॉफ्ट फीलिंग्स रखूंगा? ये कहते हुए सुजॉय के लहजे में भी नफरत सी घुल गई थी, जबकि लतिका जी ने भी वहीं सोफे पे बैठते हुए कहा, तो फिर ये सब क्या है सुजॉय? क्यों हर वक्त लैला लैला करते रहते हो? इस घर की दीवारें भी तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुन सुनकर ऊब चुकी होंगी। क्या तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं? अपने काम पर कंसंट्रेट करो। और अगर तुम्हें लाइफ में एंजॉयमेंट ही चाहिए तो कोई अपने लेवल की लड़की के साथ वक्त गुजारो ना। वो लैला क्या करती है, किसके साथ जाती है, उसके लिए तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? लतिका जी का लंबा चौड़ा भाषण सुनकर अब तक खामोश बैठे पाहूजा साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने अफसोस से लतिका जी को देखते हुए कहा, उसकी फिक्र छोड़ो लतिका, तुमने कभी खुद के बारे में सोचा है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस घर के इंसान तो इंसान, दीवारें भी तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करें? उसे इसलिए फिक्र हुई क्योंकि यह फिक्र की बात है। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता लतिका। लतिका जी खतरनाक तेवर लिए पाहूजा साहब को घूरते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब यही है लतिका कि सिर्फ एक तुम्हारी वजह से इस घर की दीवारें सुहाना का जिक्र सुनने से डरती हैं, और अब तुम लैला के नाम पर भी पाबंदी लगाने जा रही हो। तुम चाहती हो जिस तरह से तुमने सुहाना के मामले में स्वार्थीपन दिखाया है, उसी तरह से बाकी लोग भी हर किसी के मामले में वही रुख अपनाएं। लेकिन ना मैं ऐसा हूं और ना ही मुझे लगता है कि मेरा बेटा ऐसा है। कहकर उन्होंने सुजॉय की तरफ मान से देखा। लतिका जी अभी कुछ और कड़वे कसैले जवाब देना ही चाह रही थी कि तभी सुजॉय ने उकताए हुए लहजे से कहा, स्टॉप इट गाइज, आई थिंक हमें ये डिस्कशन यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। कहकर वो गुड नाइट कहता हुआ वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि लतिका जी भी गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली गईं। हॉल में सिर्फ और सिर्फ पाहूजा साहब बचे थे। सुजॉय के सामने उन्होंने कह तो दिया था कि लैला को अपने फैसले खुद लेने का हक होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजाना सा डर तो उन्हें भी महसूस हो ही रहा था, क्योंकि राहुल जैसे लड़के पर किसी को भी भरोसा होना मुश्किल था। वहां से उठकर सुजॉय सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। चलते हुए अचानक उसकी नजर लैला के कमरे की तरफ उठ गई। एक पल को उसके कदम वहां पर ठिठक से गए। जब से लैला वहां से गई थी वो कमरा खाली ही था। अभी उसका दिल कुछ और सोचता, तभी जैसे दिमाग ने उसकी नकेल कसते हुए कमरे की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। आईने के सामने खड़े होकर टाई की नॉट खोलते हुए उसने जैसे खुद से कहा, न जाने माँ भी कैसे कैसे अंदाजे लगाने लगती है। पूरी दुनिया की लड़कियां खत्म हो जाएं, वो लैला इस धरती पर आखिरी लड़की भी बचे ना, तो भी मैं उस मक्कार के झांसे में नहीं आने वाला हूं।
और वैसे भी उसे ही कौन सा अपनी आवारगर्दी से फुर्सत मिलेगी। न जाने अभी उसके साथ राहुल क्या क्या कर रहा होगा। कहते हुए जैसे उसे होश आया, वो एक बार फिर अनजाने तौर पर लैला को ही सोचे जा रहा था। इधर दिव्या की कार जैसे ही रुकी, उसके साथ आई मेघा ने पूछा, मैम, आर यू श्योर कि आपको अभी पार्थो सर के घर जाना चाहिए? आई मीन, शाह साहब वाली बात जब उनको मालूम हुई तो पता है ना उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था। और फिर आप आज यूं शराब के नशे में धुत वहां जाएंगी तो न जाने वो कैसे बिहेव करेंगे। इसलिए कह रही हूं, आप अभी घर चलिए, कल सुबह आ जाइएगा। लेकिन दिव्या ने नीचे पड़े अपने सैंडल्स पहनते हुए कहा, नहीं मेघा, मुझे पार्थो से अभी ही मिलना है। उस 2 कौड़ी की गंवार ने जो मेरे मन में आग लगाई है ना, वो ऐसे नहीं बुझने वाली। कहकर वो लड़खड़ाते हुए कदमों से नीचे उतर गई। पार्थो घोष इंडस्ट्री का एक जाना माना प्रोड्यूसर था। एक फिल्म के दौरान दिव्या से उसकी मुलाकात हुई थी और जल्द ही दोनों को एक दूसरे से प्यार का एहसास हो गया। पिछले 2 सालों से दोनों गुपचुप तरीके से रिलेशनशिप में थे। हालांकि दोनों ने जल्द ही एंगेजमेंट करने का फैसला भी ले लिया था। दिव्या के नीचे उतरते ही मेघा ने कहा, मैं यहीं ठहरती हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 मिनट बाद चली जाऊंगी, वरना आप मेरे साथ चलना। लेकिन दिव्या ने खिड़की पर झुककर उसे समझाते हुए कहा, ओ कम ऑन मेघा, दिव्या सिंह नाम है मेरा, और दिव्या चाहे कुछ भी कर दे, पार्थो उसके जादू को मना नहीं कर सकता। कहकर उसने शरारती अंदाज में एक आंख मारी और धीरे धीरे चलती हुई दरवाजे तक पहुंच गई। डोरबेल बजने के कुछ ही पलों बाद किसी ने दरवाजा खोला तो मेघा ने ड्राइवर को घर चलने को कह दिया। दरवाजा खोलने वाला कोई नौकर था। दिव्या अंदर आकर थम से सोफे पर जा गिरी और उसी नौकर से कहा, साहब को कहो दिव्या मैडम आई हैं। अभी नौकर को जवाब देता कि तभी उस बड़े से हॉल में एक गंभीर सी आवाज गूंजी, तुम जाओ रामू। वो और कोई नहीं बल्कि पार्थो था। नौकर को जाने के लिए कहकर वो धीरे धीरे चलता हुआ नीचे आया और उसके ठीक सामने बैठ गया। दिव्या एकदम से उठकर उसके पीछे आई और उसके गले में अपनी बाहों का हार डालती हुई बोली, ओ पार्थो माय डार्लिंग, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। पार्थो ने उसकी बात सुनकर एक तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, तुमने अगर मुझे इतना ही मिस किया होता तो ऐसे इतने दिनों से गायब नहीं हो जाती। फीलिंग इनसिक्योर? हाँ, वैसे तुम्हें तो पता ही है कि इन दिनों मैं फिल्म की रिलीज को लेकर कितनी बिजी थी और फिर एक गंवार जाहिल की वजह से भी काफी डिस्टर्ब रही। पार्थो ने कहा, तुम उस लैला रॉय की बात कर रही हो? हाँ वही, लेकिन तुम उससे कैसे जानते हो? पार्थो ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा, तुम भूल रही हो कि शायद मैं भी इसी इंडस्ट्री का हूं। खबरें मुझे भी मिला करती हैं, खासकर तुम्हारी, कि आजकल तुम कहां हो, किससे मिल रही हो, ये सब। बस मुझे मामले को तूल देना नहीं आता। दिव्या समझ चुकी थी कि पार्थो का इशारा उसके और शाह साहब के बारे में उड़ने वाली खबरों की तरफ है, इसलिए उसने एकदम से उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम भी तो नहीं समझ रहे कि मैं क्या चाह रही हूं। पार्थो ने एक सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, तो बता दो क्या चाह रही हो। दिव्या ने सीधे उसकी गोद में बैठते हुए कहा, तुम्हारा प्यार। कहकर उसने पार्थो के गर्म होठों से अपने होठ सटा दिए। कार में बैठी लैला के चेहरे से जब ठंडी हवा के झोंके टकराने लगे थे तो ना चाहते हुए भी उसकी आंखें लग चुकी थीं। अभी वो कच्ची नींद में ही थी कि तभी उसे राहुल की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। ओह माय गॉड! लैला ने चौंक कर आंखें खोली तो देखा कि सामने से काफी तेजी में एक ट्रक बिल्कुल पास आ चुका था। राहुल ने चीखते हुए स्टीयरिंग पूरी तरह घुमाकर बचाने की कोशिश की और वो लोग ट्रक से बच भी गए। लेकिन अगले ही पल जैसे ही लैला ने सामने देखा तो पाया आगे कार फ्लाईओवर की रेलिंग से टकरा चुकी थी। रेलिंग टूटने की आवाज सुनकर राहुल ने ध्यान दिया
तब तक रेलिंग्स के 3-4 पिलर तोड़ती तोड़ती हुई गाड़ी अब फ्लाईओवर से नीचे गिरने वाली थी। राहुल, ये क्या कर रहे हैं आप? चीखते हुए लैला ने एकदम से स्टीयरिंग घुमा दी। तब तक राहुल का पैर ब्रेक पर लग चुका था, लेकिन गाड़ी अचानक से रुकने से दोनों ही लोग उछलते हुए विंड स्क्रीन से टकरा गए। लैला के सिर में एक जोरदार टक्कर लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक साथ आसमान के सारे तारे उसकी नजरों के आगे नाच गए हों, जबकि राहुल सीट और स्टीयरिंग के बीच बिल्कुल ऐसे फंसा हुआ था कि उसकी बॉडी 30 डिग्री के एंगल पर मुड़ सी गई थी। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।